हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टूडेंट्स, हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं, ठीक है। क्या होता है वो, कैसे होता है वो फेनोमेना। तो अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस की जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि हमें आसमान नीला क्यों दिखता है, ठीक है। सन जो होता है वो रेडिश क्यों हो जाता है सनसेट और सन राइज के टाइम पे, ठीक है। रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। बहुत सारे फेनोमेना हैं हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं, तो लाइट का कैसे होता है वो, क्यों होता है वो, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें तीन फेनोमेनाज को अच्छे से समझ लेना जरूरी है, ठीक है। क्या है आइए उन्हें समझते हैं, ठीक है। पहला फेनोमेना हो जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, लाइट तो वाइट होती है, ठीक है ना, जनरली वाइट होती है, लाइट तो वाइट चीज है। तो वाइट लाइट को ना स्प्लिट कर सकते हैं हम, ओके। वाइट लाइट को स्प्लिट कर सकते हैं हम बैंड ऑफ 7 कलर्स में, ठीक है। इस स्प्लिटिंग को, ठीक है, लाइट को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्प्लिट कर सकते हैं बैंड ऑफ लाइट्स में, ठीक है। बहुत सारे कलर्स में, 7 कलर्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं वाइट कलर लाइट को, ठीक है। तो इस स्प्लिटिंग प्रोसेस को, फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू कराया जाता है, ठीक है। व्हाइट लाइट को कुछ एंगल पे कराया गया पास इससे, और क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, बेंड कर जाता है अपने एक्चुअल पोजीशन से। और अलग अलग कलर्स ना अलग अलग एंगल से बेंड होते हैं। क्या है, कैसा है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना अभी समझ लीजिए कि रेड लाइट सबसे कम डेविएट होगा और वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होती है, ओके। अच्छा, ये पूरे कलर्स के सेट को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑल कलर्स या फिर बैंड ऑफ ऑल कलर्स इज नोन एज व्हाट, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम आगे में इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम रिफ्रैक्शन के केस को आइए देख लेते हैं, ठीक है। जब भी रेज डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर होता है नॉर्मल से, पता है इतना। डेंसर से रेयर मीडियम में जब भी लाइट रे जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम डेंसर टू रेयर में जब भी जाएगा, तो यहाँ पे डेंसर मीडियम पानी है, पानी में कोई सोर्स है लाइट का, वहां से रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं और एयर में जा रही हैं, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर रेज निकलेगी वो तो सीधा निकल जाएगा अनडेविएटेड, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, फिर बढ़ा के I2 कर दिया, फिर I3 कर दिया, देखिए एंगल बढ़ते जा रहा है अब, ठीक है। तो हम देखते क्या जा रहे हैं ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, ये भी हमारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देखिए ये अब परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो एक समय पे जब परपेंडिकुलर हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, नॉर्मल के, ठीक है, तो उस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। किसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जिस इंसिडेंट एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इस क्रिटिकल एंगल से जैसे ही हम इंसिडेंट रे का वैल्यू बड़ा करेंगे, तो रेज अब ना रिफ्लेक्ट कर जाएगा इंटरनली, मतलब इस सरफेस पे, ये जो पानी है ना, पानी का जो आखिरी लेयर है उसके ऊपर तो हवा है, उस लेयर पे आके ये इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाता है, यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा वापस से पानी में ही। तो जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है ना, वो एंगल क्रिटिकल एंगल से तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल पे रहेगा तो क्या होगा, सरफेस के अलॉन्ग ही निकल जाएगा वो, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, एंगल जो है हमारा इंसिडेंस का वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। देन द रे इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग आउट, ठीक है, इसको इमर्ज करके बाहर निकलने से, रिफ्रैक्ट करने के बजाय क्या होता है, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है, गोज इन द सेम मीडियम बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, एट द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स, बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, ठीक है। एक बात और बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स क्रिटिकल एंगल के बारे में, कि जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, वो पेयर ऑफ मीडियम्स पे डिपेंड करता है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ठीक है। अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम्स के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल होगा, ओके। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल बस इतना ही आप याद रखिए कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कब तभी पॉसिबल है जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस,
ओके। अच्छा, ये दोनों को मिल के ही रेनबो का कंसेप्ट बनता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, सब पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसा कि टर्म ही बता रहा है, पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही हैं और एयर में तो बहुत सारा सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर रहता है ना, तो क्या होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में रेज ऑफ लाइट को डेविएट करा देगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बीम क्या होता है, बीम बंडल ऑफ रेज होता है। अब इन्हीं रेज को, ये देखो 3 रेज हैं, ठीक है, ये एक दूसरे पार्टिकल से टकरा है, ये कोई और पार्टिकल से टकरा है, ये कोई और पार्टिकल से टकरा है। अब पार्टिकल का साइज, नेचर और उसका सरफेस अलग अलग होगा, तो अलग अलग टाइप का रिफ्लेक्शंस हो इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट को डेविएट करा देना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। किससे, जो पार्टिकल्स मीडियम में प्रेजेंट होते हैं उससे, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड जो भी फेनोमेनाज हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसा, एक रेक्टेंगुलर सरफेस पीछे की तरफ और एक रेक्टेंगुलर बेस नीचे की तरफ, और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस आगे और पीछे हो गए, ठीक है, फ्रंट में और बैक में हो गए। तो ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म कैसा 3D स्ट्रक्चर रहता है, ओके। अच्छा, ये क्या करता है, ये व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर देता है। जब भी व्हाइट लाइट इसके थ्रू गुजरेगी वो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाएगा, ठीक है। और पैटर्न कैसा रहता है, विबग्योर, नीचे में आता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर रहता है रेड। सबसे कम डेविएशन रेड में होता है, सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट में होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जो रेड का वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा बेंडिंग उसका सबसे कम होगा। वेवलेंथ और बेंडिंग में क्या रिलेशन है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। इस मतलब इसका क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो बेंडिंग हमारा घट जाएगा, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो बेंड कम होगा, और वेवलेंथ अगर हमारा घट जाएगा, वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट का होता है, तो फिर बेंडिंग क्या होगा, बेंडिंग एंगल ऑफ डेविएशन जो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारी जो फसाद की जड़ें हैं, जो पढ़ाई की फिजिक्स से रिलेटेड, वो इन्हीं की देन है, ठीक है। हर जगह इन्होंने टांग लड़ाया हुआ है, पहला बात। अच्छा, तो इस जगह भी उन्होंने टांग लड़ा ही दिया, ऑप्टिक्स की दुनिया में भी टांग लड़ा ही दिया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने ये करके दिखाया डिस्पर्शन व्हाइट लाइट का थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया ना, उनको लगा कि हम एक और प्रिज्म यहाँ लगा देंगे ना तो और ज्यादा कंपोनेंट्स में लाइट टूटेगा, लेकिन किया उन्होंने तो नहीं हुआ, और कलर्स उन्हें नहीं मिले। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने उल्टा लगाया प्रिज्म को। जैसे ही उल्टा लगाया ना, तो जो भी लाइट टूट रहा था, पूरा बैंड बन रहा था, वो वापस से जुड़ के एक व्हाइट लाइट निकल गया फिर से, ठीक है। ये भी व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट भेजा पहले उन्होंने, ठीक है, और इस एंड से उन्हें व्हाइट लाइट वापस मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमने जान लिया कि क्यों हो रहा है ऐसा। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसीलिए बेंड सबसे कम होगा, और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है इसीलिए बेंड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं, अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। जो एंगल पे सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, इमर्जेंट रे क्या होता है, एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये इमर्जेंट रे किस, इन 7 में से कौन सा रे इमर्जेंट रे होता है, 7 में से सबसे पहला वाला जो रे होता है ना, रेड, वही इमर्जेंट रे होता है। इसी पे डिपेंड, इसी पे इमर्जेंट एंगल नापा जाता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन भी नापा जाता है। डेविएशन कितना हो जाएगा, व्हाइट लाइट का जो एक्चुअल पाथ था उसको प्रोड्यूस कर दिया, और जो रेड वाला का पाथ है उसको थोड़ा बैक ले गया। ये जहां पे मीट के ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना एंगल से डेविएट किया लाइट अपने पाथ से, ठीक है, कितने एंगल से डेविएट किया, तो उसको हम एंगल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और कंपैरिजन किससे हो रहा है, ये रेड वाले पहले वाली रे से, याद रखिएगा ये चीज को, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये था हमारा डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट हम रेनबो में
करने वाले हैं वो अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। आइए स्टूडेंट्स अब हम रेनबो के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो रेनबो बेसिकली कैसे बनता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में ना सनलाइट आता है और रिफ्रैक्ट होता है यहाँ पे, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा और फिर बाहर रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो पहले क्या करता है, यहाँ रिफ्रैक्ट होगा लाइट और डिस्पर्स हो जाता है अंदर में, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो क्या करता है, जो व्हाइट लाइट आ रहा है उसको रिफ्रैक्ट भी करेगा और डिस्पर्स भी करेगा, बैंड में तोड़ देता है। फिर ये बैंड एक बार रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। देखिए रेड लाइट ऊपर में, रेड लाइट आ रहा है ऊपर, रिफ्लेक्ट होके ऊपर ही है अभी भी, और वॉयलेट लाइट जो है वो सबसे नीचे वाला बैंड है। बीच में और भी लाइट्स है, मैंने दिखाई नहीं है, बस दो ही लिखा रहा हूँ, एक ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला जो कलर होता है। इनके बीच में है कलर्स, मैं उन्हें दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी लाइट्स भी इन्हीं के बीच में रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेंगे और फिर बाहर रिफ्रैक्ट कर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हमें रेनबो दिखता है। और एक चीज क्या है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आंखें हैं ना हमारी वो बीच में होना चाहिए, पर्सन बीच में होना चाहिए, सन पर्सन के पीछे होना चाहिए, ड्रॉपलेट्स आगे होना चाहिए। इंसान को इन दोनों चीज के बीच में रहना है अगर रेनबो उसे देखना है तो, ठीक है। ये चीज पकड़ने लाए आपको, ठीक है। अच्छा, अगर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, सिर्फ एक बार अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। ये बहुत ज्यादा ब्राइट भी रहता है, ठीक है, ये ब्राइटर रहता है। ब्राइटर इसलिए रहता है ना स्टूडेंट्स क्योंकि एक ही बार रिफ्लेक्शन होता है। जितना बार रिफ्लेक्शन होगा ना ब्राइटनेस उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है ना, 100% रिफ्लेक्शन किसी भी चीज का नहीं होता है, तो एब्जॉर्ब होता है रिफ्लेक्शन के टाइम में कलर्स, ठीक है, या लाइट। तो जितना ज्यादा बार रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्राइटर रहता है। और सेकेंडरी रेनबो हमारा होता है जिसमें दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और एक फर्क क्या होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बैंड जो है, बैंड का ऑर्डर कैसा होता था, नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर रेड, तो वो बदलता नहीं है। लेकिन सेकेंडरी वाले में ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, नीचे में रेड आ जाता है, ऊपर में वॉयलेट आ जाता है, यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। और ये क्या होता है, ये थोड़ा लेस ब्राइटर रहेगा, लेस ब्राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। लेस ब्राइट क्यों हो गया, क्योंकि दो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लाइट कुछ एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स में, ओके। तो इस तरह हमारा होता है फॉर्मेशन। ये होता है प्राइमरी रेनबो और ये है हमारा बगल में ये सेकेंडरी रेनबो, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा इसे। यही चीज लिखा हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ प्रीम एंड दस रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स इंसिडेंट व्हाइट लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्ट किया और डिस्पर्स भी किया, फिर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है और फिर वापस बाहर रिफ्रैक्ट कर देता है, तो हमें डिफरेंट कलर्स पहुंचते हैं, बैंड ऑफ कलर्स, इसी को हम रेनबो बोलते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है, पर्सन शुड बी इन बिटवीन सन एंड द ड्रॉपलेट, ठीक है। जो वाटर होगा एटमॉस्फेयर में जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उनके बीच में, इन दोनों के बीच में होना चाहिए पर्सन, ठीक है, तभी हमें रेनबो दिखता है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात करते हैं कि स्टार्स जो है वो टिमटिमाते क्यों हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक है, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो उसका मेन कारण है रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं कुछ बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने आग जलते तो देखी होगी, ठीक है, या फिर धुआं उठते, तो कैसा धुआं के पीछे आपने देखने की कोशिश की है कभी भी, धुएं के पीछे आपको कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि कोई चीज, मतलब जो भी चीज है वो क्या हो रही है, यूं ऐसे ऐसे हिल रही है, ठीक है, अजीब टाइप शेप बनती है, कर्व वेवी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, फ्लिकर क्यों करता है ये करता है क्योंकि जो एयर होता है ना, गर्म हवा जो होती है ना, वो लाइटर होता है, उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, और उसके आसपास जो हवा होती है वो ठंडी होती है। ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका ज़्यादा होगा, ओके। यही फ़र्क होती है, गर्म हवा और ठंडी हवा, वो दोनों के मिलने के कारण ऐसा कुछ फ्लिकरिंग हमें महसूस होता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, हिलते रहता है। तो यही रीज़न है हमारा स्टार्स के ट्विंकलिंग करने का भी। क्या होता है ना, स्टार्स तो बहुत दूर हैं, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, पॉइंट ही तरह ट्रीट होगा ना, ओके। तो क्या होगा, जो भी रेज आ रही होंगी ना वो बहुत बार रिफ्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर तो बहुत थिक है ना, तो बहुत बार रिफ्रैक्शन से गुजरना पड़ता होगा। और हर एक पॉइंट पे अब टेम्परेचर के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एटमॉस्फेयर का अलग अलग जगह अलग अलग है कि नहीं, इसीलिए मैंने वो चीज को समझाया, ठीक है। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले जो जगहें होंगे, प्लेसेस होंगे एटमॉस्फेयर में, उसके कारण क्या होगा ना, अलग अलग रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में रिफ्रैक्शन होगा, ओके। और वही लाइट जब हमारे आंखों तक पहुंचती है ना,
तो वो फ्लक्चुएट करते रहती है, अमाउंट होता है वेरिएशन में ना, लाइट का वेरिएशन में ऑब्वियसली चेंज आ जाएगा, क्योंकि उतनी दूर से लाइट आ रही है और एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा वेरिएबल है, तो क्या होगा, कभी भी एक पॉइंट पे हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हो, वहीं अगले टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद उसी पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाए। तो जिस रास्ते से आ रही है रे, उस रास्ते का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स नहीं है ना, तो क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आंख में आ रही है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा घटेगा, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ेगा घटेगा, तो उसके कारण भी फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस होता है। तो इसी के कारण हमें क्या लगता है कि जो स्टार है ना वो ट्विंकल कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। एक और बात है, मैं क्या बताना चाहूंगा कि जो स्टार्स हमें दिखते हैं ना वो एक्चुअल पोजीशन से हायर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए ये तारा है और हाँ ये हमारे आंखें हैं, ठीक है, ठीक है, ये और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लाइट आया, लाइट ऐसे आया और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए लाइट आया ऐसे और बेंड कर गया इधर, ठीक है, हल्का सा बेंड हो गया आंखों की तरफ, ओके। एक्चुअल पाथ तो ये है, लेकिन हम क्या समझते हैं, हम इसी पाथ को सीधा ट्रेस कर देते हैं पीछे की ओर, बैक। हमें लगता है अब जो स्टार है ना वो यहां पे है, ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है, और ये जो है स्टूडेंट्स ये एपेरेंट इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो एयर का, एटमॉस्फेयर का, क्योंकि तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए एपेरेंट पोजीशन ना चेंज होते रहेगा, तो इसके कारण फ्लक्चुएट ट्विंकलिंग इफेक्ट या फ्लिकरिंग इफेक्ट हमें लगता है हमारी आंखों में, ठीक है। और हायर भी होता है एक्चुअली में, स्टार का पोजीशन हमें हायर भी लगता है, क्यों, इसी के कारण होता है, क्योंकि जो भी लाइट रेज आ रही है एटमॉस्फेयर के में रिफ्रैक्ट होकर टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखिए क्या हुआ, ये रेयरर है, स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वो तो रेयरर मीडियम हो गया, वैक्यूम रहता है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या, एटमॉस्फेयर चीज है, एक हवा है, तो वो तो उससे तो डेंस ही है ना, तो डेंसर से रेयरर से डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट आती है ना वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है लाइट, ठीक है, और अब क्या होगा, अब इसे हम जब सीधा प्रोड्यूस करेंगे पीछे बैक, तो क्या लगेगा, वो स्टार जो थोड़ा ऊपर है, तो इसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण क्या लगता है हमें, एक्चुअल पोजीशन से हायर लगता है स्टार हमें, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, एक और बात क्या है ना, प्लैनेट्स जो हमारे होते हैं ना वो ट्विंकलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स जो है हमारे ट्विंकलिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि प्लैनेट्स बहुत पास हैं हमारे, तो वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े लार्ज साइज एक्सटेंडेड सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ठीक है। तो क्या होगा ना, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ ए लाइट की तरह हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे आ रहा है लाइट फ्लक्चुएट होते हुए, ठीक है, लेकिन नेट इफेक्ट सबका क्या हो जाता है, सबका नेट इफेक्ट जो होता है ना वो ऐड होके जीरो हो जाता है, मतलब लगेगा कुछ चेंज ही नहीं हुआ। इसीलिए क्या होता है, इनका जो लाइट होता है ना प्लैनेट से या आसपास जो भी मतलब हैं ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, वो ट्विंकल या फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, जैसे मून वगैरह हो गया, क्योंकि ये पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट हमारे लिए नहीं रह जाता है, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज लाइट सोर्सेज हो जाते हैं। और इन सारे, इनमें जितने भी लाइट सोर्सेज है पॉइंट साइज, उनका सबका अगर चेंज को एवरेज किया जाए तो सब जीरो हो जाता है, सब कुछ नहीं चेंज दिखेगा हमें। तो यही रीजन है कि प्लैनेट जो होते हैं ना वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए इस पूरे टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है ना कि सनराइज जो होता है वो अर्ली सनराइज कैसे होता है। एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही हम सनराइज देख लेते हैं, और जो हमारा सनसेट होता है ना, एक्चुअली में सनसेट होने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं अभी सन है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है ना, जब होराइजन के नीचे है ना सन हमारा अर्ली मॉर्निंग में, जब राइज नहीं हुआ अभी तक, तो उसका लाइट जो है ना एटमॉस्फेयर से बेंड होकर हमारे आईज तक पहुंचता है, हमें क्या लगता है सन उग गया है, सनराइज हो गया है, ठीक है। यही रीजन है, एटमॉस्फेरिक बेंडिंग या रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें लगता है कि सन 2 मिनट पहले सनराइज हो गया और सनसेट 2 मिनट बाद हुआ, ठीक है।
सनसेट के केस में वही होता है, सन हमारा सेट कर चुका होता है, लेकिन जो लाइट रेज आ रही होती है ना वो बेंड होकर हमारे आईज तक पहुंच जा रही हैं, तो हमें क्या लग रहा है अभी सनसेट हुआ नहीं, अभी सन जो है हॉराइजन के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट का हमारा, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट स्कैटरिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकुलेट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को वेरियस एंगल्स में, ठीक है, स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, तितर बितर करते हैं लाइट को, ठीक है। अच्छा, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे ना वो स्मॉलर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को तितर बितर करेंगे, फैलाएंगे, स्कैटर करेंगे, जैसे ब्लू लाइट हो गया, ठीक है, इंडिगो हो गया, वॉयलेट हो गया, ये सब। और जो आपका लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को भी स्कैटर कर देते हैं, जैसे रेड लाइट को, ठीक है, रेड लाइट स्कैटर हो जाएगा, येलो, ऑरेंज, ये सब भी स्कैटर हो सकता है, ठीक है। तो पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के लाइट कलर को स्कैटर करेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, सबसे पहला है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। कोलाइड क्या होते थे, तो हमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में कि सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइड होता है और सस्पेंशन होता है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पूरा का पूरा लाइट पास कर जाएगा, कोई स्कैटरिंग नहीं होगा। जो सस्पेंशन होता है वो ओपेक होता है, उससे तो लाइट ही क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें ऐसा साइज होता है पार्टिकल्स का कि वो स्कैटरिंग अलाउ करते हैं लाइट का, ठीक है, स्कैटरिंग कर देते हैं लाइट का, ओके। तो वैसे सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टिंडल इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, टिंडल इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स है ना, जैसे मान लीजिए कोई डार्क रूम है जिसमें बहुत गर्दा है, बहुत धूल है, स्मोकी रूम है, ठीक है। अब एक होल से ना सन रेज आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, रेज के बीचों बीच देखते हैं ना, मतलब धूल कण वगैरह होते रहते हैं इधर उधर, वही स्कैटर करते हैं लाइट को, यही है टिंडल इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है। टिंडल इफेक्ट में होता क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट को, तो वो जो स्मोक पार्टिकल्स रहते हैं ना वो उस लाइट रे को स्कैटर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन अराइज हो जाता है ना कि स्काई जो है हमें ब्लू क्यों अपीयर होता है, तो इसका रीजन ही है स्कैटरिंग के कारण। क्या होता है ना, जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें पार्टिकल जो रहते हैं ना वो स्मॉल साइज के रहते हैं, तो क्या वो करेंगे, ऑब्वियसली वो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, तो वो ब्लू एंड वाले लाइट्स को सारा स्कैटर कर देते हैं। अब हमारे आंखों में ना स्कैटर्ड ब्लू लाइट ही पहुंचता है, तो हमें क्या मतलब अपीयर होता है कि स्काई ब्लू है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हाइट में चल जाए, स्पेस की तरफ देखें ना हम, तो ब्लैक दिखता है सब कुछ, ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को करा पाए, ठीक है। तो लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, तो जो पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर ही नहीं होगी और वो हमारे आंख में पहुंच ही नहीं पाएगी, तो हम कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज को हम कलर कैसे बोल लेते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरा शर्ट रेड कलर का है, क्योंकि रेड लाइट ये स्कैटर कर रहा है और आपके आंखों में रेड कलर जा रहा है, ठीक है, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं कि ये रेड कलर का है। उसी तरह ब्लू क्यों दिख रहा है स्काई, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर्स है हमारे सराउंडिंग में ना, वो ब्लू लाइट को ही सबसे ज्यादा स्कैटर कर पा रहा है, और ब्लू लाइट हमारे फिर आंखों में पहुंच रही है, तो इसीलिए हमें फील होता है कि स्काई क्या है, ब्लू है, ओके। अच्छा, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह में देखे होंगे दूर दूर में रेड रेड बल्ब जल रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड क्यों होते हैं, ताकि उनको दूर तक देखा जा सके। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बल्ब का रेडिश जो वेवलेंथ होता है, रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो आप जान रहे हैं सबसे बड़ा होता है, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका स्कैटरिंग उतना ही कम होता है, ठीक है, तो वो उतनी ही दूर तक आंखों में पहुंच पाएगी, ठीक है, दूर से लोग उसे देख पाएंगे। अगर ब्लू बल्ब रहेगा ना तो बहुत कम दूरी तक ही जाएगा वो, क्योंकि तो उससे पहले स्कैटर कर जाएगा, वो दूर पे किसी पर्सन के आंख में पहुंचे इससे पहले वो स्कैटर हो जाएगा, इसीलिए ब्लू लाइट यूज नहीं करते हैं, हमेशा क्या यूज करते हैं, रेड लाइट ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या, कि जो सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में सन हमारा येलोइश ऑरेंज रहता है और नून में एकदम ब्राइट, एकदम ऑलमोस्ट वाइट रहता है, या लाइट येलो, एकदम लाइट ऑरेंज, वैसा कुछ रहेगा, वाइटिश ही रहेगा, तो ऐसा क्यों फील होता है, ये उसके बारे में अब आगे हम जानेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो ये हो जाता है ना कि सनसेट और सनराइज के टाइम में जो सन होता है वो हमारा रेडिश रहता है और नून के टाइम में सन जो है वो वाइट अपीयर होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जब हॉराइजन पे होता है हमारा सन, तो क्या होता है ना, सन रेज को ना लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारी एटमॉस्फेयर में,
ठीक है। और जब सिरहाने होता है, सर पे होता है सन, नून में, तो उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है हम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर थिकर मिल रहा है इसे, तो क्या होगा, वहां पे स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगा लाइट का, ठीक है। सारा शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट स्कैटर हो जाता है और क्या पहुंचता है, लॉन्गर वेवलेंथ का ही लाइट हमारे आंख तक पहुंचता है, ठीक है। तो क्या कौन कौन सा, रेड और येलो, ठीक है, ऑरेंजेस, यही सब पहुंचेगा। इसीलिए हमें जो सन होता है टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज होराइजन पे जब रहता है तो वो रेडिश दिखता है, ठीक है। अच्छा, जब नून पे होता है ना सन, तो क्या होता है ना, डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करना है अब उसको हमारे आंख तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है ना, कम लाइट स्कैटरिंग होता है, ब्लू, थोड़ा बहुत ब्लू लाइट, वॉयलेट लाइट स्कैटर होता है, सारा का सारा लाइट ऑलमोस्ट हमारी आंखों में आ जाता है। इसीलिए सन नून के समय, दोपहर के समय व्हाइट दिखता है, ठीक है। रीजन यही है कि अमाउंट ऑफ जो स्कैटरिंग है ना, ब्लू लाइट ऑलमोस्ट या बाकी शॉर्ट वेवलेंथ के सारे लाइट स्कैटर कर जाते हैं जब होराइजन में रहता है, और बचता कौन सा है, रेड, जो कि हमारी आंखों में पहुंचता है, इसीलिए सन अपीयर होता है हमें रेड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा लाइट इसका आ जा रहा है हमारी आंखों में, हल्का फुल्का ब्लू और वॉयलेट लाइट, कम वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो स्कैटर होती है, बाकी सारी तो हमारे आंख में इंटर हो जा रही है। इसीलिए क्या अपीयर करेगा उस टाइम, व्हाइटिश अपीयर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए, आपका लास्ट टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आपको ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है इस बार, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं उसे पढ़ा दूंगा, बाद में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन हाँ, पहले मेरा प्रायोरिटी है सिलेबस आपका कंप्लीट कराना जितना हो सके। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत मन लगाकर पढ़िए, टेंशन ना लीजिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ओके। ध्यान रखिए अपना।